Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Superior College Miyawali, Chapter 15 Homeostasis. आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के लिए। आउटलाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इंशाल्लाह आज इसमें से हाफ जो आउटलाइन है ना वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे इस टर्म से। वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर होता है एनिमल्स में कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेटा से जो बिलोंग करते हैं उनके अंदर वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर हम एक्सक्रीशन देखेंगे। तो ये वर्टिब्रेट्स का एक्चुअली जो ताल्लुक है ना ये एडवांस्ड एनिमल्स में आता है। तो हम देखेंगे कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स है, बल्कि वो देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डेवलप होता गया। तो वर्टिब्रेट्स में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे यहाँ पे। एंसेस्ट्रल ऑरिजिन्स की बात करें हम तो जितने भी वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं ऑब्वियसली वो इनवर्टिब्रेट्स से ही इवॉल्व हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थी वो सेगमेंटली अरेंज्ड थी। ठीक है, मतलब सेगमेंट्स उनके थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा मेटानेफ्रीडिया सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो अर्थ फॉर्म होता है उनके अंदर हर एक सेगमेंट में, और ये सेगमेंटेड होते हैं। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें लाइक हैग फिशेज़ हैं, उनके अंदर भी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सेगमेंटेड हैं। क्योंकि देखिए जो हैग फिशेज़ हैं उनके एंसेस्टर्स क्या है, हमने भी बात की है कि वो भी एवॉल्व हुए हैं इनवर्टिब्रेट से। तो उनके अंदर ना जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स यानी कि शुरू में जो वर्टिब्रेट्स अर्थ के ऊपर आए थे उनके अंदर जो मौजूद था एक्सक्रीटरी सिस्टम वो उनके एंसेस्टर से मिलता जुलता था। 100% वैसा नहीं था बट मिलता जुलता था, लाइक सेगमेंटेशन थी दोनों के अंदर। उनके अंदर मज़ीद एडवांसमेंट हुई, एवोल्यूशन हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, बाकी जो वर्टिब्रेट्स है हैग फिशेस के बाद में आने वाले उनके अंदर कम्पैक्ट किडनीज डेवलप हुए थे। और किडनीज जो होते हैं ना इनके अंदर न्यूमरस नॉन सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। मतलब हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर सेगमेंट्स नहीं होते हैं ट्यूब्यूल्स के, एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब होती है। उनको डिफरेंट हम नेम्स देते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको उसमें देख लेंगे इस चीज़ को। की स्ट्रक्चरल यूनिट, आपने ये टर्म 10th में पढ़ी होगी कि नेफ्रॉन जो होता है इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हमारे जो 11 बेसिक ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें से एक सिस्टम ये भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। तो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म मतलब एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन किस चीज़ की होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वेस्ट मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन से, मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज़ को कि जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब प्रोटीन्स या न्यूक्लियो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है या न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है तो उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारे एक्सक्रीटरी जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो रिलेटेड हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ और केमिकल नेचर ऑफ लाइफ के साथ। वेस्ट कहाँ से आता है, क्या सोर्सेज हैं, यहाँ पर वो मेजर सोर्सेज बताए हुए हैं उन्होंने। फर्स्ट तो है जैसे अभी हमने बात भी की है मेटाबॉलिक वेस्ट की, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। लाइक यहाँ पर उन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताया हुआ है कि ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। बाकी
यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले वही प्रीवियस चीज़ को ही थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पे कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड होते हैं। और ये तीनों जो है ना एक्चुअली प्रोटीन की ब्रेकडाउन से ही प्रोड्यूस होते हैं। लाइक यूरिया जो होता है ये अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म से होता है। क्रिएटिनिन जो होता है मसल के अंदर जो क्रिएटिन मौजूद होती है उससे प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा यूरिक एसिड जो होता है ये किससे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, लाइक बिलिरुबिन। बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन से बनता है कि जब हीमोग्लोबिन हमारे लिवर के अंदर उसकी ब्रेकडाउन की जाती है उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा हुआ है ना, रेड ब्लड सेल्स की एज 120 डेज होती है, ये 4 मंथ होती है। तो जब उनकी एज पूरी हो जाती है, जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है लिवर के अंदर, तो अब आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन होगी तो उससे बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके अलावा हार्मोन मेटाबोलाइट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये तो थी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा एक थर्ड सोर्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हमने कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट कर ली है जिसके अंदर टॉक्सिक चीज़ मौजूद थी या वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद था। लाइक पेस्टिसाइड्स इंजेस्ट हो जाते हैं समटाइम्स, ड्रग्स होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, उनके अंदर टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये 3 मेजर सोर्सेस हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के या मेटाबॉलिक वेस्ट के, आप कह सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। सो ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी, इवन उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन में आप लिखेंगे कि इनके अकोमोडेशन से बचने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लिवर और किडनीज ये मेजर या प्राइमरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व्ड हैं। लिवर किस तरह से इन्वॉल्व है? ये एक्चुअली किडनी की हेल्प कर रहा होता है वेस्ट डिस्पोजल के अंदर। कि जो हमने जैसे पहले बात की है कि यूरिया जो अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना ये लिवर का काम होता है। तो एक तरह से एक मोर टॉक्सिक प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ताकि किडनी के लिए आसानी हो इसके रिमूवल में। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं इन्वॉल्व्ड है एक्सक्रीशन के अंदर। तो किडनीज जो हैं वो तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, कोई भी चीज़ जो ब्लड में एक्स्ट्रा मौजूद है इंक्लूडिंग वाटर। हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि एक्सक्रीशन जो है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल नहीं है या टॉक्सिक प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं है। सिर्फ एक्सक्रीशन में कोई भी चीज़ इवन कि वो यूज़फुल है, जब नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ेगी तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो लिवर का क्या रोल है एक्सक्रीटरी? अभी हमने बात की भी है कि ये केमिकल जो पॉइजन्स होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करता है। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड्स को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि स्किन जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। जस्टिफाई कि हम स्किन को एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं कहते, बल्कि वो क्या है? थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। अब एक्सक्रीटरी मतलब पढ़ा हुआ है आपने, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल के लिए नहीं है जो स्किन होती है, बल्कि वो क्या करती है? वो थर्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। अब ये इशारा किस तरफ जा रहा है? इट्स एक्चुअली अबाउट स्वेटिंग, कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेट के अंदर वाटर भी मौजूद होता है, सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं, समटाइम नाइट्रोजनस वेस्ट भी मौजूद होते हैं उसके अंदर। तो जब हमें स्वेटिंग होगी तो कहा जाता है कि स्वेटिंग के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव हो रही होती हैं। तो समटाइम्स कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि ये एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व्ड है, बट जो बेसिक फंक्शन है अगर हम बात करें स्किन का, तो वो एक्सक्रीशन में नहीं है इन्वॉल्व्ड। वो किस में इन्वॉल्व है? वो थर्मो रेगुलेशन होता है। अब देखें, स्वेटिंग कब होती है आपको? स्वेटिंग तब होती है आपको जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा होता है।
ठीक है। जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई होता है ना, तो खतरा होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। अब उसको बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। उनमें से एक है स्वेटिंग। जब स्वेटिंग होगी, आपने पढ़ा हुआ है कि एवेपोरेशन जो है उससे कूलिंग होगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये थर्मोरेगुलेशन के लिए है स्किन या एक्सक्रीशन के लिए। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि हमें स्वेटिंग जो है ना सिर्फ उस वक्त होगी जब हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ होने लगेगा या ख़तरा होगा, या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो हमें स्वेटिंग होने लग जाएगी। अब क्या सर्दियों के अंदर हमें स्वेटिंग होती है? हम नॉर्मली बैठे हुए हैं, सर्दी है तो हमें स्वेटिंग नहीं होगी। अब सपोज़ करें कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, वाटर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है, और एनवायरनमेंट जो है कंपेयर करें उसको कि आप गर्मियों के अंदर आप बैठे हुए हैं और सर्दियों के अंदर बैठे हुए, सेम जो है आपने वाटर ड्रिंक किया है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट सेम है, तो क्या आपको सर्दियों में पसीना आएगा या गर्मियों में पसीना आएगा? ऑब्वियस सी बात है, गर्मियों के अंदर पसीना आता है हमें, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में नहीं आता। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि इवन वाटर दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी में हाई था, एक्स्ट्रा था, बट स्वेटिंग हमें कब हुई? जब बाहर का टेम्परेचर हाई था। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि एक्चुअली जो स्वेटिंग है ना, इट्स फॉर द पर्पस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, ये एक्सक्रीशन के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि स्किन जो है इट्स फॉर थर्मोरेगुलेशन, नॉट फॉर द एक्सक्रीशन। बाकी स्किन में से स्वेटिंग नहीं होती है। इसमें यहाँ पर मेंशन्ड है, दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एक स्वेट ग्लैंड है जिनकी हमने बात की है, दूसरे हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सीबम कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी ऑयली हुई पड़ी होती है। एक्चुअली दैट ऑयली प्रोडक्ट इज सीबम। अब सीबम को क्या काम है? इट इज़ एंटीसेप्टिक। वो क्या करता है, अब हमारी स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है। तो ये आप समझे कि इसका काम एज एन एंटीसेप्टिक है, कि हमारी स्किन के ऊपर जर्म्स को किल करता है, जो सीबम है। और स्वेट जो है ना, इट्स फॉर द पर्पज ऑफ थर्मोरेगुलेशन, एंड इसीलिए हम इनको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कंसिडर नहीं करते हैं। सो यूरिया साइकिल जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यूरिया साइकिल को हम बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर है यूरिया साइकिल। अब इसकी थ्योरी को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ना साइकिल को देख लेते हैं इसका, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी वो देखा था, बट उसको डिटेल में पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पे है हमारे सामने यूरिया साइकिल। अब इसको आपने समझना है, यूरिया साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यूरिया साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक अमोनिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों किसके साथ मिल रहे हैं? ऑर्निथीन के साथ। तो जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ऑर्निथीन के साथ, तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सिट्रोलीन। ठीक है। अब सिट्रोलीन जो होता है वो अगेन एक और सेकंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, और इस तरह सिट्रोलीन और अमोनिया रिएक्ट करके नेक्स्ट कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज आर्जिनिनो सक्सीनेट। ठीक है। अब आर्जिनिनो सक्सीनेट जो है उसमें से सक्सीनेट रिमूव होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन जो होता है फर्दर एक एंजाइम है जिसका नाम है आर्जिनेज। वो क्या करता है, आर्जिनिन को तोड़ता है और उसे दो प्रोडक्ट्स बनाता है, एक बनाता है ऑर्निथीन और दूसरा बनाता है यूरिया। तो अब ऑर्निथीन किस लिए बनेगा? ऑर्निथीन बना है कि साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। और आप देखेंगे हर एक दफ़ा जब साइकिल होता है तो हमारे पास एक यूरिया का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब अगर आपको यूरिया का स्ट्रक्चर याद है तो वो कुछ इस तरह से होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O, एंड इस साइड पे भी NH2 ही होता है। तो यहाँ पे आप देखें यूरिया जो है उसमें एक यूरिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन रिलीज होते हैं? 2। और अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ एक नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है जो कि एडवांसमेंट हुई थी एनिमल्स के अंदर। जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे वो अमोनिया रिलीज़ करते थे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनिमल्स थे उन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन लाई कि उन्होंने अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया? यूरिया के अंदर। अब यूरिया, एक तो पहली बात, उसको रिलीज़ होने के लिए कम वाटर चाहिए, यानी कि 1 ग्राम को जस्ट 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बात कि एक यूरिया में
डबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है या एक्सक्रीट होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये एक बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की एडेप्टेशन थी जो एनिमल्स के अंदर डेवलप हुई थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिया साइकिल से बनता है दैट इज़ यूरिया। अब यूरिया साइकिल को ओवरव्यू की बात करें यानी कि रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके यूरिया मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इन्होंने एक शॉर्टकट दिया है या आप कहते हैं समरी दी है इस रिएक्शन की, सारे रिएक्शंस की। तो फर्स्ट रिएक्शन में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथिन रिएक्ट करके सिट्रोलिन बना रहे हैं। सिट्रोलिन नेक्स्ट सेकंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आर्जिनिन बनाता है। आर्जिनिनो सक्सीनेट सॉरी बनता है, यहाँ पर मिस हो गया। तो आर्जिनिनो सक्सीनेट बनेगा, आर्जिनिनो सक्सीनेट से आर्जिनिन एंड देन आर्जिनेज एंजाइम जो होता है फिर वो यूरिया और ऑर्निथिन बना देता है। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन साइकिल जो होता है यूरिया साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद ये आपके सामने एक ग्राफ सा नज़र टेबल सा नज़र आ रहा है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरह से आता रहता है कि मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर बता दें, लिवर के क्या फंक्शंस होते हैं, या लिवर का एज एन यानी कि अभी हमने बात कर ली है कि होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पर क्या फंक्शन होते हैं लिवर के। तो वो फंक्शंस यहाँ पे अब 5 मेजर फंक्शंस हैं। सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब सिंथेसिस के अंदर सब हेडिंग्स बनी हुई हैं कि किस किस चीज़ की सिंथेसिस, और फिर हर उस चीज़ का बताया हुआ है कि क्या अफेक्ट होता है उसका हमारी बॉडी में। तो सिंथेसिस की बात करें तो सबसे पहले हमने देखना है नाइट्रोजनस वेस्ट की सिंथेसिस। लाइक उसकी अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से बनता है अमोनिया, और अमोनिया को फर्दर वो कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, और यूरिया को यूरिक एसिड के अंदर। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अभी हमने बात कर ली है, बार बार हम इस चीज़ को दोहरा भी रहे हैं कि ये किडनी को हेल्प करता है वेस्ट डिस्पोजल में। हमने बात की है ना कि अमोनिया को रिलीज़ करवाने के लिए किडनी को काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज़ करना पड़ेगा। 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है जस्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए। तो इसलिए ये एक तरह से किडनी की हेल्प है कि कम वाटर अब उसको चाहिए होगा और ईज़िली रिमूव करवा देगा यूरिया को। दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। तो ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन है। लाइक प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दोनों ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, और एल्ब्यूमिन जो होती है ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड मेंटेन करके रखने में इसका रोल होता है। लाइक मतलब इसका क्या है कि ब्लड का जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर सॉल्ट और वाटर की, ये उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर अब बाइल आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, बाइल एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में इन्वॉल्व है जो कि लिवर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। बाकी लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स। अब लिपिड्स पढ़ा हुआ है आपने, ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करने में इन्वॉल्व है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी की उसकी ब्लड की केमिस्ट्री के अंदर, या मेम्ब्रेन सॉरी मेन जो है ना कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में है। लिपोप्रोटीन हमारी ब्लड केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। लिपिड्स हमारी एनर्जी स्टोरेज करते हैं। बाकी स्टोरेज स्टोरेज दो चीज़ों की होती है लिवर में, एक आयरन की और दूसरी ग्लाइकोजन की। आयरन आयरन क्या है, आयरन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है उसके हीम ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। तो मतलब हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ऑक्सीजनेशन करवाती है। तो आयरन का भी आप कह सकते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बनाता है। बाकी ग्लाइकोजन जो है ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मल से बढ़ता है तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लाइकोजन में, और उसको स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन जो है ये करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इसी तरह ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन को ये लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। और ये भी एक्चुअली सारे एनर्जी से रिलेटेड ही रिएक्शंस हैं। उसके अलावा रीसाइक्लिंग किस चीज़ की होती है, ये बार बार आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, हमने अभी भी बात की है कि रेड ब्लड सेल्स की रीसाइक्लिंग करता है ये। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ख़त्म करता है, और न्यू रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं वो यहाँ पर उनका इसके अंदर ये रोल प्ले कर रहा होता है, मतलब ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, बार बार वही चीज़ आ गई कि हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं लाइक फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड्स, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करके उनको डिटॉक्सिफाई करता है। सो आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।